मार्केट की न्यूज़ देख रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड है। जैसे कि कोटक ने भी अभी रिपोर्ट निकाली थी। बफेट इंडिकेटर है वो बता रहा है कि जो मार्केट है वो थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। अभी एक वीडियो लॉन्च हुई थी मोहक मंगल की जहाँ पे लिखा था कि मार्केट क्रैश होने वाली है, तो उससे बहुत से लोग घबरा गए हैं। एक्चुअल में आप हमेशा 24/7 आई थिंक मार्केट के बारे में सोचते हो, रियलिटी क्या है? कोई भी इंडिकेटर उठा के देख लो, इकोनॉमी इज बूमिंग। जैसे मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स दिखाता हूँ, वहाँ पे कुछ डरावनी चीज़ें हो रही हैं, राइट। एंड वहाँ पे कॉशियस रहने की 100% ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगा। अगर आप देखोगे बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, 8% की जो है जीडीपी ग्रोथ आ रही है। मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में बैंक्स में चल क्या रही है, लोग एफडी नहीं कराना चाहते क्योंकि लोगों को रियल एस्टेट में अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, लोगों को स्टॉक मार्केट में लोग एफएनओ गैम्बलिंग यहाँ वहाँ कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि भाई मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो खाली ना चार्ट को देख करके बोलते हैं। एक्चुअली में क्रैश होता हुआ दिख रहा है मार्केट या नहीं दिख रहा है? करना क्या चाहिए? तो मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है। वन, उन लोगों के लिए जो इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं ढूंढते हैं, सिप्स वगैरह करके बैठे हैं, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप क्या करोगे? एक वीडियो लॉन्च हुई थी मोहक मंगल की जहाँ पे लिखा था कि मार्केट क्रैश होने वाली है, तो उससे बहुत से लोग घबरा गए हैं। एक्चुअल में आप हमेशा 24/7 आई थिंक मार्केट के बारे में सोचते हो, रियलिटी क्या है? बिल्कुल। तो देखो, मतलब एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करोगे इंडिया में या बाहर में, जी। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये क्रैश या मार्केट क्रैशिंग ये एक ऐसा टॉपिक है जो एनी टाइम एक हॉट टॉपिक रहता है, राइट। अग्रीड। तो मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है अगर आप उसको उठा करके देखोगे तो हर महीने कोई ना कोई इसके बारे में वीडियो बना देता है, राइट। एंड वो सारी वीडियोस जो हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड मिलियंस ऑफ व्यूज तक जाती हैं। जी। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट क्रैश होने वाली है या नहीं, उसके बारे में ऑब्वियसली हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मेरा मतलब ये है कि अननेसेसरी पैनिक करने से कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे कि क्योंकि मैं दिन रात यही काम करता हूँ, राइट, तो मैं आपको डेटा से जो मुझे दिखाई दे रहा है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब एकदम 100% सही ही जाता हूँ, राइट। कोई भी जी। जना गलत हो सकता है, लेकिन जो मैं डेटा है उसको दोनों साइड से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, एंड देन अल्टीमेटली हम खुद ही डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली में क्रैश होता हुआ दिख रहा है मार्केट या नहीं दिख रहा है। जी। तो इमेजिन करो कि जैसे आपके पास कोई आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, राइट। आपको पता चला है कि जहां पर आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो, राइट, वहां पर कोई मेट्रो स्टेशन आने वाला है, राइट, अगले जी। 2-3 साल में, राइट। तो अ, आप क्या उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए 3 साल का वेट करोगे कि जब वो मेट्रो स्टेशन आएगा तब उस जगह को खरीदूंगा, या फिर उसे आज खरीदोगे, जी, पहले ही खरीद लेंगे। राइट। तो रियल एस्टेट में ना ये समझना बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है कि बेसिकली क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई हमें फ्यूचर दिख रहा है कि फ्यूचर में जो है बहुत ज़्यादा बेटर अप्रिसिएशन हो जाएगा प्राइस में, तो इसीलिए उसे आज खरीद लो, क्योंकि इस बीच में जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन चलेगा वैसे वैसे प्राइस उसका बढ़ेगा। जी। तो सेम चीज़ ना मार्केट में भी है, लेकिन बहुत लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं, राइट। तो बहुत बार लोग, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोविड टाइम की बात करो, राइट, कोविड टाइम में मार्केट वॉज बूमिंग, राइट। आफ्टर द क्रैश मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाया जा रहा था, राइट। ऑलमोस्ट 7,500 से इंडेक्स 12, 13, 14 हज़ार जाता जा रहा था, एंड लोग एक्चुअली में क्वेश्चन कर रहे थे कि यार इकोनॉमी तो इतना अच्छा कर नहीं रही है, मार्केट ऊपर क्यों जाया जा रहा है, एंड ये सब फर्जी है, मार्केट फर्जी है। लेकिन बिफोर वी एक्चुअली कम टू द रियल डिस्कशन कि मार्केट क्रैश होने वाला है या नहीं, मैं चाहता था कि थोड़ा सा ना एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि भाई मार्केट जो है ना हमेशा आने वाले एक्शन से पहले एक्ट करती है, जी। राइट। हमेशा एडवांस में रहती है कि अगर कोई काम 6 महीने, 1 साल बाद, 2 साल बाद होने वाला है तो आज उसके लिए स्टॉक खरीदा जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली अगर अगर मार्केट को ये दिख रहा है अगले 6 महीने, 1 साल में या फिर 2 साल में कोई चीज बहुत ज्यादा खराब करेगी, तो आज वो स्टॉक गिर जाएगा, वो 6 महीने का वेट नहीं करेगा, राइट। तो बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई रिजल्ट तो इतना अच्छा आया, स्टॉक ऊपर क्यों नहीं गया, या रिजल्ट तो इतना खराब आया, स्टॉक नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि वो पहले ही उसका एक्शन हो चुका है, राइट। जी। तो सेम चीज एक्चुअली मार्केट ओवरऑल इकोनॉमी में भी है। तो अगर आप अभी की बात करोगे तो कोई भी इंडिकेटर उठा के देख लो, इकोनॉमी इज बूमिंग, राइट। जैसे मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स दिखाता हूं। देखिए शुरू करते हैं इस चार्ट से, राइट। ये जो चार्ट है ना, ये बेसिकली आपको इसमें 2 चार्ट दिख रहे होंगे, एक पिंक और एक ब्लैक। जी। तो ये जो पिंक वाला है, ये चार्ट एक्चुअली में अर्निंग पर शेयर है निफ्टी 50 का, राइट। जी। तो निफ्टी बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। एंड हर कंपनी की कुछ ना कुछ अर्निंग्स होती हैं, तो अगर हम उस पूरी की पूरी सारी कंपनीज को कंबाइन कर लें तो पूरी निफ्टी की अर्निंग आ जाती है, राइट। जी। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि भाई मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो खाली ना चार्ट को देख करके बोलते हैं, लेकिन सच तो ये है कि एक्चुअली में
इतना ज़्यादा रैंडम भी नहीं है। हमेशा क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक या कोई भी निफ्टी ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि पूरी की पूरी उन कंपनीज की अर्निंग है, वो भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रही होती है, राइट। तो मैं कुछ डेटा से दिखाता हूँ। जैसे ये 1 साल का चार्ट है, इसमें आपको ये पिंक लाइन है जो कि अर्निंग्स है वो 825 से 1050 हो गई है, राइट। एंड जो निफ्टी है वो 19,600 से आज 24,000 हो गया है, जी। राइट। तो इवन दो हर कोई ये बोल रहा है कि यार निफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 24,000 पे आ गया है, तो एक्चुअली एक चीज़ होती है एंकर बायस, राइट। तो हमारे मन में एक बायस आ जाता है कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो और नहीं बढ़ सकता, महंगा हो गया है, राइट। जी। लेकिन अगर वो एक्चुअली में उसकी अर्निंग भी उसी हिसाब से बढ़ रही है तो प्रॉब्लम क्या है, राइट। जो कि इस केस में एटलीस्ट 1 साल में तो मुझे दिख रहा है, राइट। सेम एक्सरसाइज हम 5 साल पे करते हैं, राइट। तो पिछले 5 सालों में जो अर्निंग्स हैं वो 400 रुपए से बढ़ करके आज 1,050 रुपए की हो गई है, राइट। ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गई है, मोटा मोटा, जी। राइट। और जो निफ्टी है वो 11,000 से बढ़ करके आज 24,000 हुआ है, राइट, जो कि 2.5 गुना से एक्चुअली थोड़ा सा कम है, राइट। तो ये तो मैं 2019 से लेकर के 2024 की बात कर रहा हूं। तो अगर आज आपको ये महंगा लग रहा है, राइट, 24,000 पे, तो फिर तो आपको शायद 11,000 पे भी महंगा ही लग रहा होगा, क्योंकि बेसिकली अगर आप प्रपोर्शन में समझें कि अर्निंग के रिस्पेक्ट में, राइट, 1 रुपए की अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है, तो 10 रुपए की अर्निंग के लिए उसके उसी रेशियो में उसकी वैल्यू रहेगी, राइट। जिन लोगों को नहीं पता, एक चीज होती है पी रेशियो। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि जो निफ्टी की बात करूं तो जो भी निफ्टी का भाव चल रहा है, जो कि आज 24,000 कुछ रुपए चल रहा है, उसको अगर हम उसकी अर्निंग से डिवाइड कर दें, यानी अर्निंग पर शेयर, तो वो हो जाएगा पी रेशियो। इन शॉर्ट मतलब एक्चुअल में कंपनी की जो कमाई है वो भी बड़ी है। बिल्कुल। तो एक्चुअल में जो कंपनी की कमाई है वो भी बड़ी है। तो देखिए ये एक वेबसाइट है, इस पे ना मुझे ये निफ्टी पी रेशियो का चार्ट मिला है। जी। अब इसमें आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये ना निफ्टी के पी रेशियो का चार्ट है। बेसिकली हर मंथ पे ये लोग निफ्टी का पी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको एक कलर कोडिंग दे रहे हैं। जी। तो जितना ज़्यादा ग्रीन उतना ज़्यादा सस्ता, और जितना ज़्यादा रेड उतना ज़्यादा महंगा, जी। राइट। तो अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो 23.28 है, जो कि कहीं से हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। अगर 15, 16, 17 का पी चल रहा होता तो हम बोल सकते थे कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, जी। राइट। लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते कि इतना ज़्यादा क्रेजी महंगा हो गया है कि बबल हो गया है, क्रैश आने वाला है, राइट, जैसा कि हम बाकी डेटा से कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम एक्चुअली में देख रहे हैं अर्निंग्स के हिसाब से, कंपनीज की अर्निंग के हिसाब से, तो हमें लग रहा है कि यार ठीक है, महंगा है लेकिन ऐसा महंगा भी नहीं है। क्योंकि अगर आप इसका कलर देखोगे ना तो अभी जस्ट पिंक होना शुरू हुआ है, जी। राइट। इन द पास्ट अगर आप यही थॉट प्रोसेस रख रहे हो कि भाई जहां पर भी पिंक होना शुरू हो रहा है मैं बेच दूंगा, या 23 बहुत महंगा हो गया है पी रेशियो के हिसाब से, तो फिर तो अगर आप देखो यहाँ पे 2016 में भी 23 पे चला गया था, राइट। 2017 में भी ये 23 पे गया था, राइट। इनफैक्ट 2017 में ये 26 तक भी गया था। 2018 में भी ये ऑलमोस्ट इसी पिंकिश जोन में था, 27, 28 तक गया था, राइट। 2019 में भी ऐसा ही था। लेकिन अगर आप रियल रिटर्न्स कंपेयर करोगे तो 2016 से लेकर के 2019 तक, राइट, आप तो एक मेजर रैली मिस कर दोगे। ऑलमोस्ट 8,500 से ऑलमोस्ट 12,300 तक गया था निफ्टी, 50%। राइट, ऑलमोस्ट 50%। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न आए, लेकिन कंपेयर टू द इंडेक्स 10 से 15% इज व्हाट पीपल से कि एक्सपेक्टेड है। कौन कहता है कि निफ्टी में 50% एक्सपेक्टेड है, राइट। लॉन्ग टर्म एवरेज वही 13% के आसपास है। तो उस हिसाब से 3 साल में अगर 50% आए तो ठीक था, और वैल्यूएशन उस समय पे भी हमें हर समय महंगी ही दिख रही थी, जी। राइट। तो जो मैं यहाँ पे पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ वो ये है कि बेसिकली जो अच्छी चीज होती है वही महंगी होती है, जी। राइट। अगर आप बाजार में जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप क्वालिटी प्रीमियम दे रहे हैं, राइट। और जी। इंडिया में आज की डेट में वही हो रहा है कि इंडिया में अगर आप देखोगे बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। 8% की जो है जीडीपी ग्रोथ आ रही है। जीएसटी डेटा उठा लीजिए, चाहे आप ट्रैवल का डेटा उठा लीजिए, चाहे क्रेडिट कार्ड्स का डेटा उठा लीजिए, चाहे कोई भी डेटा उठा लीजिए, हर चीज ऑल टाइम हाई पे चल रही है। जी। तो आप ये देखिए जीएसटी कलेक्शन देखिए 1.68 लाख करोड़ हुआ था इन फेब्रुअरी, राइट। अब यही डेटा मैं आपको 5 साल पे दिखाता हूं। अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे तो जो 2019 में 1 लाख करोड़ का मंथली कलेक्शन हुआ करता था, अभी पीछे 2 लाख करोड़ मंथली कलेक्शन हो गया है, जी।
राइट, ऑलमोस्ट डबल हो गया है जीएसटी कलेक्शन, राइट। जीडीपी ग्रोथ उठा करके देखेंगे तो आज 7.8, 8.4 ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में शाइनिंग है, राइट। जी सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हमारे यहाँ हो रही है, राइट। उसके अलावा आप, मैं जैसे कुछ और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन इंडिया में कितने हो रहे हैं, राइट। आप देखिए ऑल टाइम हाई क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी को वो दिखा रहा है ना कि जितने ज्यादा लोग सामान खरीदेंगे, जितने ज्यादा लोग स्पेंडिंग करेंगे, उतनी ज्यादा क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन होंगी, जी राइट। तो ये चार्ट है, 60,000 करोड़ हुआ करता था 2020 में या 19 में, आज 1,60,000 करोड़ हो रहा है मंथली लेवल पर। अगर आप टोल कलेक्शन देखेंगे तो 35% राइज हुआ है FY24 में, राइट। रेलवे का उठा करके देखेंगे तो गवर्नमेंट जो है भर भर के केपेक्स कर रही है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूँ। 2014 में जो 20,000 करोड़ के आसपास रेलवे पे खर्चा किया जाता था, आज 1 लाख करोड़ के ऊपर किया जा रहा है, 4 गुना हो चुका है, राइट। ये चार्ट देखिए हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। मतलब इन शॉर्ट ये हो रहा है कि जैसे जीएसटी वगैरह ज़्यादा हो रहा है, क्रेडिट कार्ड में लोग ज़्यादा खर्च रहे हैं, और एक्चुअल में जो निफ्टी का जैसे आपने चार्ट दिखाया था तो टॉप 50 कंपनीज एक्चुअल में अर्निंग भी ज़्यादा कर रही है, बिल्कुल कमाई भी ज़्यादा है, क्योंकि टोटल निफ्टी की वैल्यू इज़ मल्टीपल ऑफ इट्स अर्निंग एंड इट्स पीई। तो पीई हल्का सा ज़्यादा है लेकिन अर्निंग एक्चुअल में ग्रो ही है, तो वो वाला जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा हुआ है अर्निंग वाला। बिल्कुल। शुभम, जैसे निफ्टी, क्योंकि सब लोग निफ्टी की वैल्यू को लेके बता रहे हैं कि मार्केट महंगी है या सस्ती है, निफ्टी खुद सेक्टर से बनी है, तो इंडिविजुअल उस सेक्टर के अंदर क्या क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पॉइंट यहाँ पे पुट किया है। तो देखिए दरअसल हमें लगता है कि यार ये बस ऐसे ही ऊपर जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली देखिए निफ्टी को या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट की इकोनॉमी को ना हमें एक पैकेट की तरह समझना है, राइट। या कोई भी इकोनॉमी है, अब उसमें लॉजिस्टिक्स भी है, उसमें फार्मा कंपनीज भी हैं, केमिकल कंपनीज भी हैं, या फिर आप कह लीजिए ऑयल वाली कंपनीज भी हैं, हर तरीके के सेक्टर्स हैं, राइट। तो इवेंचुअली शुभम मुझे ये समझ में आया कि स्टार्टिंग में आपने ये दिखाया कि जो निफ्टी की वैल्यू है उसमें क्या है, अर्निंग है और पीई है। पीई जो है वो परसेप्शन है लोगों का कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो हल्का सा बड़ा था, लेकिन अर्निंग एक्चुअल में ग्रो हुई है, यानी सारी 50 कंपनियों ने मिलके जो है वो धंधा ज़्यादा किया है। फिर उसके बाद हमने पैकेट्स को खोला और उसके 60% वेटेज जो है वो जो 4 पैकेट से बनी थी, उनमें भी जो ओवरऑल है वो अर्निंग एक्चुअल में इंक्रीज़ हो रही है। तो खाली वैसा नहीं है कि लोग ज़बरदस्ती लेबल लगा रहे हैं कि भाई बबल बन गया। बबल तब बनेगा जब अंदर कुछ है ही नहीं और बाहर से सिर्फ लोग फ्लफ़ क्रिएट कर रहे हैं, तो वो फ्लफ़ नहीं है, एक्चुअल में मटेरियल है। तो ये हम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्रैश नहीं होना चाहिए लाइकली, जो तो मैं समझ पाया हूँ। और हो भी गया तो एक्चुअल में वो जो स्टफ़ था वो था वहाँ पे। बिल्कुल। तो ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि मतलब बबल वो होता है कि भाई फर्जी है, कुछ जी हो ही नहीं रहा, ऊपर स्टॉक ऊपर भागे जा रहा है, मार्केट ऊपर भागे जा रही है, राइट। अब निफ्टी मतलब लास्ट 1-2 साल में जो भी जितना भी परसेंट रिटर्न दिया है, तो अगर बिल्कुल रैंडम होता, अर्निंग आ नहीं रही होती, तो हम वो बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। निफ्टी की अर्निंग्स आ रही हैं, आने वाले टाइम में भी अर्निंग ट्रेजेक्टरी ठीक ठाक दिख रही है। जी तो देखिए पहले ना मैं डिफाइन कर देता हूँ एक्चुअली में बबल होता क्या है। जी बबल वो होता है कि भाई कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में खाली लिक्विडिटी, यानी कि जैसे गुब्बारा होता है ना, उसमें हवा भरे जा रहे हैं, जी जैसे मार्केट में हम हवा भरे जा रहे हैं, यानी कि नए इन्वेस्टर्स आते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जाती जा रही है, और एक्चुअली में मटेरियल नहीं है अंदर, राइट। सब मतलब कि फर्जी है। और वहीं अगर एक्चुअली हम ऐसा बोलें कि भाई ऊपर जा रहा है लेकिन साथ में अर्निंग्स भी सपोर्ट कर रही है, राइट, तो फिर वो बबल नहीं होता, फिर वो एक सस्टेनेबल आप बोल सकते हो कि भाई महंगा सस्ता हो सकता है। मैं वो नहीं बोलूंगा कि भाई महंगा सस्ता नहीं हो सकता, आप ये बोल सकते हो कि महंगा है, हो सकता है कि वो अगले 6 महीने 1 साल तक कुछ रिटर्न ना दे, सस्ता हो जाएगा, जी राइट। हो सकता है वो यहाँ से 5-10% गिर जाए, जिसे हम करेक्शन बोलते हैं, राइट। तो भी वो जो है वापस से एक रीजनेबल वैल्यू में आ जाएगा। तो एक करेक्शन के लिए तो मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं केस बन रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा फ्लफ नहीं है जी अर्निंग्स के टर्म्स में, और वही अब हम एक एक पैकेट को खोल के देखेंगे। मतलब कि हम ये देखने वाले हैं कि जो उसके अंदर धंधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, या फिर वो फ्लफ है। ठीक। बिल्कुल। तो देखो पूरा जो निफ्टी है ना, वो अपने अंदर से टुकड़ों में बना है, जी राइट। अब उसमें एक टुकड़ा जो मेजर सबसे बड़ा टुकड़ा है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज का, जी राइट। अब फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब सिर्फ बैंक्स नहीं है, फाइनेंशियल सर्विसेज में इंश्योरेंस कंपनीज भी आ गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी आ गई, उसके अलावा आपके बैंक्स भी आ गए, एनबीएफसीज भी आ गई, सब आ गया। उसके अलावा कुछ और टुकड़े हैं जैसे कि ऑयल एंड गैस हो गया, जिसमें रिलायंस वगैरह हो गई, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें आपकी टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब कंपनीज हो गई, ऑटोमोबाइल्स, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, राइट। तो ये आपको हर एक का वेटेज यहाँ पे दिख रहा है, जी राइट। अब देखिए इसमें हर एक जो टुकड़ा है वो कहीं ना कहीं निफ्टी को
अर्निंग्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है और कुछ टुकड़े हैं जो कि थोड़ा कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जी। राइट। और जितना भी वो कमाई कर रहे हैं उनका इस वेटेज के हिसाब से उतना परसेंट निफ्टी में जुड़ रहा है, जी। राइट। अल्टीमेटली वॉरेन बफेट ने हमें क्या समझाया है कि भैया अर्निंग्स और कंपनी का या स्टॉक का प्राइस कोरिलेटेड है, जो कि हमने देखा भी, राइट। तो और पिछले 20 सालों का डेटा उठा लीजिए, 30 सालों का जब भी डेटा उठा लीजिए, वो एक्चुअली में बिल्कुल सही बात है। जी। तो आज की डेट में ये जो 1050 रुपए की अर्निंग है निफ्टी की, जी। राइट, अब क्या ये 1200, 1300, 1400, 1500 जा सकती है? अगर ये जा सकती है तो, और निफ्टी का जो पीई है, प्राइस अर्निंग रेशियो, लेट्स से कि ये 23 रुपए से 22 रुपए या 21 रुपए, मतलब 23 पी से 22 या 21 पी भी आ जाता है, जी। तो भी तो निफ्टी ऊपर जाएगा। आपको ये बात क्लियर हो रही है, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली जो प्राइस है निफ्टी का, वो आपका कैसे निकल रहा है? कंपनी की अर्निंग मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो, जी। राइट। तो जैसे जैसे अर्निंग ऊपर जाएगी तो लोग पूरी की उस कंपनी को ज्यादा वैल्यू देंगे, ऑब्वियसली बात है, ज्यादा धंधा करेगा, ज्यादा वैल्यू देंगे, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा निफ्टी में, ऊपर जाएगा, राइट। और पी यानी कि जो परसेप्शन है, परसेप्शन, अगर धंधा और बेटर हो रहा है तो परसेप्शन और बेटर ही होना है, खराब नहीं होना है, जी। राइट। लेकिन मान लेते हैं कि परसेप्शन अगर थोड़ा खराब भी होता है, तो जो आज 23 का पी है वो 20 का भी आ गया, 21 का भी आ गया, तो भी कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं आने वाला है, जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि क्रैश आने वाला है, क्रैश आने वाला है, जी। राइट। तो अब थोड़ा थोड़ा ना हर सेक्टर को समझ लेते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अर्निंग अच्छा करेगी, राइट। तो देखिए, सबसे पहला सेक्टर कौन सा है? फाइनेंशियल सर्विसेज, 34.44% वेट, राइट। अच्छा, इसमें मेजर कंपोनेंट मैंने बताया बैंक्स हो गए, उसके अलावा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, राइट। आप अर्निंग ट्रैक करके देख लीजिए, बैंक्स की जो अर्निंग्स हैं, कहीं से भी कोई बहुत खराब अर्निंग्स नहीं आ रही। इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट लोन ग्रोथ हो रहा है, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि भैया इकोनॉमी जो जीडीपी ग्रोथ कर रही है उसका 1.5 टाइम से लोन बुक ग्रोथ होती है पूरे इंडिया की। यानी कि अगर आज आपको एक नया धंधा लगाना है और आपकी जो कंपनी है, यानी पूरी जो इंडिया की इकोनॉमी है, अगर वो 8% से ग्रो हो रही है, तो आपको उसके लिए सबको लोन लेना पड़ेगा, कोई अपनी जेब से तो फैक्ट्री लगा नहीं पाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं वो जो लोन, या फिर अगर आप नए घर भी खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी लोन चाहिए, राइट। तो इकोनॉमी बूम कर रही है तो मल्टीप्लायर रहता है 1.5 टाइम्स का टू द लोन ग्रोथ। तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में बैंक्स में चल क्या रही है? लोग एफडी नहीं कराना चाहते, राइट। एफडी क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि लोगों को रियल एस्टेट में अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, लोगों को स्टॉक मार्केट में लोग एफएनओ, गैम्बलिंग यहाँ वहां कर रहे हैं, राइट। तो इस चक्कर में उल्टा हो रहा है कि भैया लोन की डिमांड इतनी ज्यादा है, सेविंग और एफडी में पैसा कम है, राइट। तो वहां पे बॉटलनेक आ रहा है। लेकिन वो सब टेम्परेरी चैलेंजेस हैं, लॉन्ग टर्म में ये बेसिकली चैलेंजेस होते रहते हैं। अगर आप वैल्यूएशन उठा करके देख लें किसी भी बैंक का, फॉर एग्जांपल मैं आपको एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन दिखाता हूं। ये एचडीएफसी बैंक के वैल्यूएशन का चार्ट है। आज की डेट में लोएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, जो एक टाइम पे 5 टाइम्स पे ट्रेड किया करता था, 6 टाइम्स पे ट्रेड किया करता था। ये प्राइस टू बुक रेशियो है, यहाँ पे मैं वैल्यूएशन नहीं समझाऊंगा, लेकिन आप ये समझिए इस चार्ट में जितना ज्यादा नीचा होगा उतना सस्ता मिल रहा है एचडीएफसी बैंक, जी, राइट। आप कोई भी और बैंक उठा करके देख लीजिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक उठा करके देख लीजिए, राइट। ये भी अपने मीन के आसपास ही घूम रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी ओवर वैल्यूएशन जोन में घूम रहा है। सिमिलरली आप कोई भी फाइनेंशियल कंपनीज उठा करके देख लीजिए, अगर आप अर्निंग्स देखेंगे तो जितनी भी आपके ये म्यूचुअल फंड वाले हैं, एचडीएफसी, एएमसी, राइट, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, लाइफ टाइम अर्निंग्स दे रहे हैं आज की डेट में। क्योंकि आपको एसआईपी का डेटा तो आपको पता ही है, आपने न्यूज में भी सुना होगा कि भाई इतना भयंकर एसआईपी हो रही हैं आज की डेट में, 2 बिलियन। अच्छा, अब एसआईपी ज्यादा हो रही हैं तो फिर म्यूचुअल फंड अच्छा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी तो कमाई एसआईपी से है, जितनी ज्यादा एसआईपी से होगी उतनी ज्यादा म्यूचुअल फंड अच्छा करेगा, राइट। तो फाइनेंशियल सेक्टर में तो मुझे दिख नहीं रहा कि क्रैश आ रहा है, मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ, राइट। अभी रिसेंटली इन शॉर्ट आई थिंक जो हमने लॉजिक निफ्टी में दिया था कि एक्चुअल में उनकी अर्निंग्स बढ़ी है, जिसकी वजह से वो जस्टिफाइड है कि वो तो बढ़ेगा ही। अगर आप पहले 1 करोड़ का धंधा कर रहे थे, अब आप 10 करोड़ साल का कर रहे हो, तो कंपनी की वैल्यू तो बढ़ेगी। तो वैसे पूरी निफ्टी की बड़ी है। अब हम उस पैकेट को खोल रहे हैं और उस पैकेट को खोलने के बाद हमें पता चल रहा है कि उसमें जो सबसे बड़ा निफ्टी में सबसे बड़ा पैकेट था फाइनेंशियल सर्विसेज का, उसमें भी एक्चुअल में अर्निंग्स बढ़ रही हैं।
क्योंकि अर्निंग बढ़ रही है, वो धंधा ज़्यादा कर रही है, तो उतना निफ्टी जस्टिफाइड है, एटलीस्ट उस एक टुकड़े के अकॉर्डिंग तो। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये है आपके एसआईपी डेटा का चार्ट, जी सॉरी आपके टेबल। इसमें आप देख सकते हो 2016 में जो पर मंथ 4,000 करोड़ की एसआईपी हो रही थी, राइट? जी वो 4,000 मतलब सॉरी 3,000 करोड़ से शुरुआत हुई थी, 3,000 से 4,000, फिर बढ़ते बढ़ते 7, 8, आज की डेट में 19,000 करोड़ की एसआईपी हो रही है मंथली लेवल पर। आई थिंक 21,000 करोड़ नीचे। हाँ, 21,000 करोड़ एक्चुअली, सॉरी, ये भी मैं पिछले साल का बता रहा हूँ। 21,000 करोड़ पे पहुंच चुके हैं हम, हर साल हर महीने बढ़ती ही चली जा रही है, राइट? जी तो सेम चीज आपको जो है फाइनेंशियल सेक्टर में नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट बकेट पे, ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल, राइट? अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जितने भी ये ऑयल एंड गैस वाली कंपनियां हैं वो पैसे छाप रही हैं। क्यों छाप रही हैं? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर से इन्होंने खूब मजे लूटे हैं, जी राइट? क्योंकि यूरोप में जो तेल था वो इंडिया से रिफाइन होके जा रहा है, क्योंकि यूरोप ने बोला भैया हम रशिया से नहीं खरीदेंगे तेल, राइट? और अब उन्होंने किया क्या, इंडिया से रिफाइंड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। इंडिया ने रशिया से क्रूड खरीदना शुरू करा, रिफाइन करके वापस यूरोप को बेचना शुरू कर दिया। बीच में भाई मोटा भाई ने अपने जम के पैसे कमा लिए, राइट? तो हालांकि अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में आज के रेट में ट्रांसपोर्ट एंड ऑल इकोनॉमी बूम कर रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में कंजम्पशन बहुत अच्छा है ऑयल एंड गैस का, तो सारे ही नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, चाहे आप इंडियन ऑयल का ले लीजिए, बीपीसीएल का ले लीजिए। लेकिन उसमें थोड़ा एक वन ऑफ कंपोनेंट है, जो कि ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आया है। तो अगर वो जो यूरोप में जो नंबर्स हैं, जो भर भर के प्रॉफिट्स आ रहे हैं या जो एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर वहाँ पे कुछ कमी आती है तो वहाँ पे मैं डेफिनेटली मानता हूँ उनकी अर्निंग्स पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, राइट? जी तो अभी हमने ये देखा कि 35% वेटेज वाला जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो तो ऊपर की तरफ पुल करेगा। जो रिफाइनिंग वाला है वो थोड़ा डाइसी है, इवेंट्स के ऊपर ड्रिवन है, हो सकता है कि आगे जाकर के शायद गिर जाए, अभी कह नहीं सकते, जी राइट? एटलीस्ट अभी तो ठीक चल रहा है। आईटी की बात करते हैं, जो थर्ड मोस्ट वेटेड आपका कंपोनेंट है, इसमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये सब आती हैं, राइट? जी 12.5% वेटेज है। इनका मैं आपको स्टॉक का प्राइस दिखाता हूँ, राइट? आपको खुद ही स्टोरी समझ में आ जाएगी, और इनमें तो मुझे क्रैश आता हुआ दिख नहीं रहा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ टीसीएस का चार्ट। तो टीसीएस में या किसी भी आईटी कंपनी में, आपको याद होगा आप भी जब हायरिंग कर रहे थे 2020-21 में, कोविड के बाद क्या हुआ था, राइट? भर भर के जो है आपको सैलरी देनी पड़ रही थी लोगों को हायर करने के लिए, जी राइट? क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनीज थी वो इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज, करोड़ों के पैकेज देने लगी थी, और एक शॉर्टेज हो गई थी टैलेंट पूल की, जी राइट? फिर उसके बाद 2021 में जो सिलसिला चालू हुआ 2022 में ले ऑफ्स का, फिर हम सुन रहे हैं 2022 में भाई इसे फायर किया, हर कंपनी फायर करे जा रही है, सारी एमएनसीज फायर करे जा रही हैं, इंडियन कंपनीज फायर करे जा रही हैं, राइट? यही कंटिन्यूस न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी, राइट? तो आप वही चीज़ आपको स्टॉक में भी दिखेगी कि 2022 से लेकर के लगभग 2023 एंड तक, 2024 की शुरुआत तक जो ये टीसीएस का चार्ट है ना, वो भी गिर रहा था। जी और उसका गिरने का मेजर रीजन ये था क्योंकि ये सारी कंपनीज एक्सपोर्ट डिपेंडेंट होती हैं, यूएस डिपेंडेंट होती हैं, राइट? और यूएस में रिसेशन जैसा लग रहा था, या डिमांड नहीं थी, लोग अपने आईटी में स्पेंडिंग कट कर रहे थे क्योंकि डिमांड नहीं थी। एंड पिछले 2 सालों से जितनी भी ये कंपनीज हैं, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, ये सारी की सारी कमेंट्री दे रही थी कि भैया हमें नहीं पता, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई है, रिसेशन आ सकता है यूएस में, ये वो, राइट? और उसकी वजह से टीसीएस, इन्फोसिस या कोई भी आईटी कंपनी अच्छा नहीं कर रही थी, जी राइट? अब आप देखो यहाँ पे हुआ क्या है, अभी पिछले 3-4 महीने में, राइट? पिछले 3-4 महीने में ऑलमोस्ट ये स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। पिछले 4-5 मतलब आप 6 महीने में बोल सकते हो, राइट? जी 3300 से 4300 हो गया है। और हम कहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट रैंडम है, लेकिन इतनी रैंडम होती नहीं है, राइट? इस बार की कॉन्फ्रेंस कॉल में टीसीएस ने और इन्फोसिस ने बोला है फाइनली कि नहीं भाई, अब यूएस की इकोनॉमी बहुत हेल्दी हो गई है, हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में, जी राइट? स्टॉक ने 6 महीने पहले से रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। स्टॉक पहले ऊपर जा रहा है, इवेंट अब हो रहा है, राइट? स्मार्ट लोग हैं, लोगों को समझ में आता है। तो जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि भाई इवेंट बाद में होता है, लोग आज की डेट में एक्शन पहले हो जाता है, जी राइट? एंड ये जो आईटी कंपनीज हैं, भले ही बहुत तोड़ फोड़ ग्रोथ ना दें, लेकिन 10% टाइप ग्रोथ तो ये दे रही हैं, जी राइट? जो कि अर्निंग्स की बात कर रहा हूं, तो कोई बहुत ज्यादा वैसी ग्रोथ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एटलीस्ट आईटी कंपनीज
जो निफ्टी की जो बास्केट है ना उसे ऊपर की तरफ पुल करेंगी, नीचे की तरफ पुल नहीं करेंगी, क्योंकि पहले वो 0% ग्रोथ पे थी, अब 10% की बात कर रही हैं, जी राइट। तो आईटी में रिकवरी आ रही है। तो ये हो गए हमारे मेन 3 सेक्टर्स, राइट। ऑटोज की बात करें तो ऑटोज में देखिए आज की डेट में 4 व्हीलर्स थोड़ा खराब कर रहे हैं, 2 व्हीलर्स अच्छा कर रहे हैं, जी राइट। ऑटो में भी ना 2 पार्ट होते हैं, एक बोलते हैं, एक पीवी बोलते हैं और एक होता है आपका 2 व्हीलर या 2W, राइट। तो पीवी मतलब पैसेंजर व्हीकल। तो पैसेंजर व्हीकल में आपको याद होगा लास्ट ईयर क्या चल रहा था। अगर आपको कोई XUV 700 बुक करनी है तो आप बोल रहे थे 8 महीने की वेटिंग है, 1 साल की वेटिंग है, राइट। जी 2.5-3 साल पहले यानी कोविड के जस्ट बाद मैं गाड़ी खरीदने जा रहा था, 6-6 महीने की वेटिंग थी, मैंने हार के सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है, राइट। अब क्या हो रहा है, आप कोई भी न्यूज़ आर्टिकल उठा के देख लो, अभी लास्ट वीक फाइनली ना मेरे न्यूज़पेपर में पैम्पलेट निकली है। उस पैम्पलेट में लिखा है कि मतलब पता नहीं किया की थी या महिंद्रा की थी, 1,00,000 रुपीज़ डिस्काउंट, राइट। तो आपको ना वो छोटे छोटे सिग्नल देखने पड़ते हैं अगर आप एक इन्वेस्टर हो। अगर आप वो नहीं भी देख रहे हो तो हालांकि इन सबका डेटा अवेलेबल है, देखो ऑटो वाले तो मंथली डेटा निकालते हैं, तो हमें सारा डेटा मिल जाता है कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा कर रही है, राइट, कितनी सेल कर रही है। अब न्यूज़ आर्टिकल आने शुरू हो गए हैं कि भैया इन्वेंट्री भरनी शुरू हो गई है चैनल में। मतलब कि पहले उल्टा था, डिमांड इतनी थी, 6 महीने की वेटिंग थी, अब ऐसा हो गया है कि ऑटोज मतलब गाड़ियां ज्यादा बन रही हैं, उतनी उठान नहीं है, उतनी मतलब उतने लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो मतलब इवेंचुअली इसका तो अर्निंग कम होगी। बिल्कुल। तो 4 व्हीलर्स जो है मैं बोल रहा हूँ वो नीचे की तरफ पुल डाउन करेंगी, लेकिन जो 2 व्हीलर्स हैं वो ठीक कर रहे हैं, 2 व्हीलर्स ऊपर की तरफ पुल अप करेंगे। ओवरऑल ये तो पैकेट क्या कर रहा है, ये अर्निंग बढ़ रही है इस पैकेट की कि नहीं? कर रही है, लेकिन पहले जो तेजी से ग्रो कर रही थी अब वो थोड़ा स्लो ग्रोथ कर रही है। पहले जो मतलब आप मानिए कि पहले 15-20% टाइप ग्रोथ थी, तो अब 8-10% टाइप ग्रोथ है। हालांकि ऊपर ही पुल करेगी लेकिन स्लो पुल करेगी, मतलब ज़्यादा अच्छे से पुल नहीं कर पाएगी। ठीक ठीक है शुभम, ये तो पता चल गया कि जो निफ्टी है वो थोड़ा स्टेबल लग रहा है क्योंकि एक्चुअल में जो उनका बिजनेस है वो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो छोटी कंपनी है SMEs वगैरह उसका क्या चल रहा है? बिल्कुल। तो देखिए जैसे मैं बोल रहा था कि बबल, राइट, बबल का मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे क्रेजी चीजें हो रही हैं, ये मैं मानता हूँ, राइट। आज की डेट में SME मार्केट में बहुत ज़्यादा छोटी यानी कि स्मॉल कैप कंपनीज में, साथ साथ FNO मार्केट में यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले मार्केट में, राइट, वहाँ पे कुछ कुछ डरावनी चीज़ें हो रही हैं, राइट। एंड वहाँ पे कॉशियस रहने की 100% ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है, जी राइट। अब मैं आपको एक इंडिकेटर दिखाता हूँ, क्रेजी इंडिकेटर है, राइट। ये जो इंडिकेटर होता है ये होता है SME IPO इंडिकेटर। आपको मैं दिखाता हूँ इसमें हुआ क्या है, क्रेजी चीज़ें हुई हैं। 2020 में इसका प्राइस था 1,300 रुपये, 2021 में, राइट। आज इसका प्राइस है 95,000 रुपीज़। वाह, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? बहुत ही क्रेजी ग्रोथ है। राइट, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी ग्रोथ है। तो आप अगर परसेंटेज में देखोगे पता नहीं कितने एक्स हो गया, 50-60 एक्स हो गया, राइट। ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि आज की डेट में SME कंपनीज यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जैसे बोला जाता है, राइट, उनके IPOs आते हैं, राइट। और इस मार्केट में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। आज की डेट में कोई भी SME का IPO आ रहा है, छोटी कंपनी होती है, 100 करोड़ 200 करोड़, राइट, इतनी इनकी वैल्यू होती है। जी रेज कितना करना होता है, 10-20 करोड़ इन्हें रेज करना होता है मार्केट से, राइट। उसके लिए 10-10 हजार करोड़, 5-5 हजार करोड़ की बिडिंग हो रही है, वाह राइट। किसी को 100 करोड़ चाहिए तो उसके लिए 50,000 करोड़ लोग, मतलब 50,000 करोड़ कैपिटल लोग देने को तैयार हैं। ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन जा रहा है जी आज की डेट में। IPO खुलते टाइम पहले दिन 200%, 300% के रिटर्न मिल रहे हैं, जी राइट। IPO आ रहा था 100 रुपए पे, ओपन हुआ 300 रुपए पे, राइट। कल की नहीं, सॉरी, मतलब अभी पिछले महीने की बात बताता हूँ। सेबी को रूल लाना पड़ गया। सेबी ने बोला कि भैया ये जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। उन्होंने बोला कि आप पहले दिन IPO कर रहे हो, आप 100% से ज़्यादा रिटर्न नहीं लगा सकते, 100% पे कैप है, जी राइट, क्योंकि क्रेजी चीज़ें हो रही थी। लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो क्या होता है, वो पहले दिन ही आकर के 100% रिटर्न पे कैप हो जाता है, सेलर सेल नहीं करता, अगले दिन फिर 50-60% ऊपर जाता है, अगले दिन फिर जाता है, उसको जो 200-300% रिटर्न बनाने हैं वो बना रहा है। इससे मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि मतलब जब IPO कर रहा है कोई कंपनी का, तो मैं कह रहा हूँ मेरी कंपनी की वैल्यू इतनी है, क्योंकि मैं तो उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके लेके आया कि लेट्स से कि मेरा शेयर 100 रुपये का है और ओवरऑल कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ है।
लेकिन नहीं नहीं, जनता बोल आपको आपको अपने मन में है 50 करोड़ है, आप भी थोड़ा ग्रीडी होके बोलते हो पहले 100 मैंने दूंगा। ज़्यादा कर दिया है। तो 50 करोड़ कंपनी की वैल्यू थी, मैं आया और मैंने कहा कि ये 100 करोड़ की वैल्यू है, और वहाँ पे हाँ जनता आ रही है, वो बोल रही है नहीं 100 करोड़ भी नहीं, आपकी कंपनी की वैल्यू तो 300 करोड़ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही हो रहा है, यही हो रहा जी। है। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस मार्केट में बहुत क्रेजी चीज़ें हो रही हैं। अम, बहुत सारे स्टॉक्स सर्किट पे महीनों से हैं और लोग पागल हुए पड़े हैं। मतलब मैं रोज जा करके देखता हूँ 5 लाख लोग शेयर खरीदने के लिए बैठे हैं, 5 लाख शेयर्स पेंडिंग में हैं, और एक दिन का वॉल्यूम आ रहा है सिर्फ 1000 2000 शेयर्स का, राइट। और वो रोज अपर सर्किट, रोज अपर सर्किट, रोज अपर सर्किट मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो एक्चुअली में जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको उस तरफ, उस मार्केट में बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इसका डाउन साइड क्या है? इसका डाउन साइड ये है कि ये आपने वो एक वो सुना होगा, राइट, कि पहले एक एक गेम हुआ करता था कि, या फिर एक चक्रव्यूह समझ सकते हैं, राइट, कि भाई चक्रव्यूह में अंदर घुसना आसान होता है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जी। क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है, हम्म। मतलब एसएमई मार्केट बहुत फ्रीक्वेंटली क्रैश होता है, पहली बात तो ये। तो देखिए स्मॉल कैप का मेरे पास चार्ट है, जैसे ये स्मॉल कैप का आपका बेसिकली आप ये देख सकते हो इंडेक्स है। जी। 2018-19 में जब इसमें क्रैश आया था तो देखिए ऐसी हालत हो गई थी स्मॉल कैप में, रोज आओ, जो मतलब जो मीम्स चलते हैं ना कि रोज आओ पिटो वापस जाओ, हम्म। राइट। वैसा चल रहा था। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 20,000 का इंडेक्स था ना, वो 9,200 9,100 रह गया था। अच्छा, अब ये तो इंडेक्स है, राइट, ये स्मॉल कैप है, मैं आपको उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, एसएमई की। जी। एसएमई पे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है 90% 95% ऐसे ऐसे गिरा था। जी। जब उसमें जो, जिसमें चक्रव्यूह की बात कर रहा हूँ ना, उसमें बेसिकली होता क्या है कि आप एक बार घुस जाओ ना, एग्जिट नहीं होता। हम्म। एग्जिट इसलिए नहीं होता, जैसे अभी आपको खरीदना है, लिक्विडिटी नहीं है, खरीदोगे किससे, कोई बेचने वाला ही नहीं है, रोज 5% ऊपर जाता है, 1 लाख लोग को स्टॉक खरीदने के लिए बैठे हैं, सिर्फ 5,000 लोगों को मिल रहा है, जी। राइट। जब ये गिर रहा होता है ना तो इसका जस्ट उल्टा होता है। हम्म। गिर रहा होता है तो 1 लाख लोग बेचने के लिए बैठे होते हैं, और भाई ये होता है ना, मुझसे 10% सस्ते में ही खरीद ले, बस बिक जाए मेरा माल, राइट। लेकिन होता क्या है कि वो सर्किट, इंडिया में सर्किट चलते हैं, यानी लोअर सर्किट अपर सर्किट चलते हैं, तो वो लोअर सर्किट में फ्रीज हो जाता है स्टॉक। यानी कि मार्केट ने ये डिफाइन करा है कि भाई 5% या 10% जो भी है, उससे ज्यादा करेक्शन नहीं आ सकता एक दिन में, जी। उतना लिमिट है भाई, ठीक है। अब उतने में कोई खरीदार लेने को तैयार नहीं है, खरीदार बोल रहा है मैं तो 40% नीचे पे लूंगा, राइट। अच्छा, अब वो 5% नीचे गिरा, 1 लाख में से सिर्फ 500 लोगों के शेयर शेयर बिके, और वो भी वो लोग जो आ करके लाइन में सबसे पहले लगे थे, और उनमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चलता है, केबीसी वाला, राइट, कि कि आकर के जो सबसे पहले बटन दबाएगा, मिली मिली सेकंड पे, मतलब ऐसा हो जाता है कि बस मेरा शेयर बिक जाए किसी तरीके से, राइट। और ये कहानी एक एक महीने, 2 2 महीने तक चलती है, यानी कि रोज आओ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलो, पूरे दिन वेट करो, और फिर भी आपका शेयर बिका नहीं। एक महीने बाद जब स्टॉक 60-70% क्रैश हो गया, तब जाकर के किसी तरीके से आपका नंबर आया लाइन में कि भाई मेरा शेयर बिक पाया, राइट। तो अभी जो लोग खुश हुए जा रहे हैं कि भाई रोज अपर सर्किट है, पैसे बन रहे हैं, पैसे बन रहे हैं, अगर टाइमली एग्जिट नहीं लिया तो वही नीचे की तरफ भी चलेगा, राइट। जी। सिमिलरली दूसरा ये हो गया आपका आईपीओ मार्केट, एसएमई मार्केट, राइट। एफएनओ मार्केट में एग्जैक्टली यही चीज चल रही है। एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में आज की डेट में लोग बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज कर रहे हैं। लोगों को क्या लग रहा है कि यार ऑप्शन बेच दो, राइट, मेरी तो मंथली इनकम बन गई, रोज के ऑप्शन बेच दो, राइट। अब अगर कोई इसको डिटेल में नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे समझाने बैठूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन बेसिकली आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई आप, यू आर अ इंश्योरेंस कंपनी, आप इंश्योरेंस बेच रहे हो दूसरे लोगों को, राइट। और आपको ये लग रहा है कि इंश्योरेंस वाला जो है, जो सामने वाला है, वो कभी इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं करेगा, तो आप बहुत सस्ता इंश्योरेंस दे रहे हैं, राइट। कहने का मतलब है आपने किसी को 1 करोड़ का इंश्योरेंस सिर्फ 100 रुपए महीना पे दे दिया, क्योंकि आपको तो ये लग रहा है कि ये तो कभी क्लेम ही नहीं करेगा, जो कि पिछले कई सालों से कर नहीं रहा है, जी। राइट। लेकिन अगर समहाउ उसने वो क्लेम कर लिया तो आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, राइट। तो वो होता है ऑप्शन सेलिंग। मतलब मैं सिर्फ कोरिलेट कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं एक्सप्लेन कर रहा, लेकिन मोरलेस ये होता है। तो लोगों को आज की डेट में क्या लग रहा है कि प्रीमियम, क्योंकि मार्केट ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है, तो लोगों को लग रहा है भाई प्रीमियम तो कभी हमें हमें तो फ्री का प्रीमियम मिले जा रहा है, यानी फ्री का इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है ना, वो मिले जा रहा है और हमें कभी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो वहां पर बेसिकली बहुत सारे लोग सेलिंग कर रहे हैं और बाइंग भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो वहां पर भी कुछ इस तरीके से वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो क्रेजी क्रेजी वॉल्यूम्स एफएनओ में। तो
कुछ और इंडिकेटर्स दिखाता हूँ मैं आपको। एक बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और बहुत कम लोगों को ये इंडिकेटर पता होता है, हालांकि ये मार्केट टाइमिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ। एक एक चीज़ होती है मल्टी बैगर इंडिकेटर, राइट। तो जब ट्विटर पर, गूगल पर, हर जगह पर लोग मल्टी बैगर मल्टी बैगर मल्टी बैगर करना शुरू कर दें, राइट। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब ट्विटर पर हर जगह पर मल्टी बैगर के थ्रेड्स बनने लगते हैं जी। उसके बाद करेक्शन आता ही आता है, हम्म, राइट। क्योंकि लोग फिर उसमें सेंस कम होती है, फिर वो खाली वो एक कंपटीशन सा हो जाता है। अच्छा, मैं बेसिकली करता क्या हूँ, मल्टी बैगर कीवर्ड का ट्रेंड लेके गूगल ट्रेंड पे सर्च करता हूँ। तो आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में, जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है, जी। राइट, इसमें एक टॉप बनता हुआ दिख रहा है जो जी। कि ये है 2018, 8 जनवरी 2018, जी। राइट। अच्छा, क्या आपको जनवरी 2018 में यहाँ पर टॉप बनता हुआ दिख रहा है? मतलब उससे एक महीना पहले। जी, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, राइट। तो ये बेसिकली मल्टी बैगर कीवर्ड को मैंने सर्च किया है गूगल ट्रेंड्स पे, जी। राइट। सिमिलरली आपको मैं एक और डेट दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली डेट लेते हैं। ये है हमारा ऑलमोस्ट दिसंबर, जनवरी 2022 के आसपास है, राइट। ये है जनवरी 2022, राइट। बना टॉप, जी। जनवरी 2022 एग्जैक्ट टॉप बना है। उसके बाद करेक्शन आया है, हालांकि आपको लग रहा होगा यार छोटा सा करेक्शन है, राइट। तो लेकिन मैं आपको मतलब वो क्या होता है ना, जब हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं तो समझ में आती है, रिलेटिव में समझ नहीं आता कि ये करेक्शन एक्चुअली में था कितना बड़ा। इसको नाप लेते हैं जरा कितना है। तो ये जो करेक्शन है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25% का करेक्शन है, जी। राइट। तो इतना छोटा करेक्शन भी नहीं है। तो ये इंडिकेटर पास्ट में ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला है। एंड अभी ये जो इंडिकेटर है, मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जब ये ऑलमोस्ट 75-80 के आसपास पहुंच जाता है ना, वहां से ऑलमोस्ट क्रैश आने वाला है। मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत हो गई है, जी। राइट। ये 83 पे हुआ था लास्ट टाइम, उससे पहले भी ऑलमोस्ट 75 प्लस पे हुआ था। अभी इसकी वैल्यू 54 है, राइट। तो इवन दो हम ये बोल सकते हैं मतलब जैसे मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई बबल लग रहा है उसमें, लेकिन एटलीस्ट ये इंडिकेटर हमें बोल रहा है कि अभी क्रैश शायद थोड़े टाइम दूर है, जी। राइट। लेकिन मैं फिर भी कॉशियस ही रहूँगा एसएमई में, स्मॉल कैप्स में। ठीक है शुभम, अब मुझे ये तो समझ आ गया कि थोड़ा जो स्टेबल लग रहा है, निफ्टी थोड़ा स्टेबल लग रहा है, एसएमई और फ्यूचर एंड ऑप्शन से तो बच के रहना चाहिए। लेकिन अभी पहली बात करना क्या चाहिए, तो मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है। वन, उन लोगों के लिए जो इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं ढूंढते हैं, सिप्स वगैरह करके बैठे हैं, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप क्या करोगे? बिल्कुल। तो देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं दूसरों को क्या करना चाहिए उनके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन मैं क्या करता मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर सकता हूँ, जी। राइट। तो देखिए, मैं अगर आज की डेट में मेरी एसआईपी चल रही होती, जी। राइट, और लार्ज कैप में चल रही होती, तो फिर मैं उसको नहीं छेड़ता, जी। क्योंकि ये जो टाइम है ये ऐसे क्रेजी टाइम तो नहीं दिख रहा है। यहाँ से करेक्शन भी आ गया तो 10-12%, 15% टाइप करेक्शन आ भी गया, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए, मैं 10 साल के लिए अपना पोर्टफोलियो बना के बैठा हूँ। जी। तो अगर मैं सिर्फ वैल्यूएशन के बेसिस पे थोड़ा सा बेच दूंगा, फिर टाइम करने की कोशिश करूंगा कि 6 महीने बाद वापस खरीदूंगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एंड मोस्ट लाइकली होता क्या है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। वो मुझे पिछले 1 साल से कह रहा है कि भाई मैं कैश में बैठा हूँ, मेरे पास इतना कैश है, मैं मार्केट में पैसे नहीं डाल रहा, मार्केट में क्रैश आने वाला है, 30% तो मिनिमम फॉल है। और ये मैसेज वो मुझे पिछले 1 साल में 3-4 बार कर चुका है, मतलब हर 2-3 महीने पे। कि क्योंकि जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो कुछ नेगेटिव चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होती है, राइट, मतलब एक्चुअली में होता क्या है ना, हम जैसा सोच रहे होते हैं, हम उसी टाइप की न्यूज़ से अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। जी। यूट्यूब में भी यही होता है। अगर आप क्रैश सर्च करते रहो, आपकी पूरी यूट्यूब की वॉल जो है ना, सब्सक्रिप्शन पूरा क्रैश से भर जाएगा, और आपको ऐसा बिलीव करा देगा यूट्यूब के क्रैश आने ही वाला है, राइट। तो लेकिन जब हम डेटा देखते हैं तो फिर हम एक रियलिस्टिक डिसीजन लेते हैं, और रियलिस्टिक डिसीजन हमें ये लग रहा है, मुझे एटलीस्ट ये लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि क्रैश आने ही वाला है, तो मैं एसआईपी नहीं रोकूंगा, मैं तो चलने दूंगा, जी। राइट।
मेरे कोई म्यूचुअल फंड है तो मैं उन्हें चलने दूंगा। ये हो सकता है अगले 1 साल तक रिटर्न्स कम आए या 5-10% का क्रैश आ जाए, बट आई एम ओके, मैं लॉन्ग टर्म के लिए हूँ, उतना मैं झेल सकता हूँ। जी। कोई बड़ा क्रैश आता हुआ नहीं दिख रहा। दूसरा आता है कि अच्छा, अगर कोई एसआईपी नहीं है, कोई लमसम है, तो मैं पर्सनली क्या करूंगा, मैं उसे टुकड़ों में बांट लूंगा, जी। 4-5 टुकड़ों में। और मैं ज़्यादा ये नहीं बोलूंगा कि मुझे आज वन शॉट में डालना है, मैं बोलूंगा ठीक है, मैं ना हर 3-3 महीने पे इस टुकड़े को डिप्लॉय करूंगा, मैं 6 टुकड़ों में बांट रहा हूँ, अगले 1.5 साल में धीरे धीरे डिप्लॉय करूंगा। जी। राइट, दैट कुड बी वन स्ट्रैटेजी। अब इस बीच में अगर क्रैश आया भी तो भी मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो वैसे भी टुकड़ों में कर रखा है। अच्छा, तीसरी चीज मैं क्या करूंगा, अगर मैं ऑलरेडी 100% इक्विटी में हूँ या जो बहुत कि ज्यादा, हो आप। मैं तो पर्सनली हूँ, खैर, लेकिन अगर तो मैं आज की डेट में थोड़ा सा अपने स्मॉल कैप पोर्टफोलियो को लार्ज कैप की तरफ टिल्ट कर रहा हूँ। जी। राइट, एंड उसमें भी एंड दूसरी चीज मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो बास्केट्स हैं, हमने जैसे पूरी बास्केट देखी कि भाई ये 10 बास्केट हैं, उनमें से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 3-4 बास्केट होती हैं जो ऊपर पुल कर रही होती हैं, 3-4 बास्केट नीचे पुल कर रही होती हैं, और 2-3 बास्केट होती हैं जो साइड में जा रही होती हैं। किसी तरीके से अगर मैं उन बास्केट्स में ज़्यादा एलोकेट करूँ जो ऊपर जा रही हैं बजाय जो नीचे जा रही हैं, या जिनका प्रोस्पेक्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देन बेसिकली मतलब वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, मैं अपने पोर्टफोलियो को अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से कि मैं जहाँ पे अर्निंग मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ पे स्टॉक ऊपर जाएगा, मुझे नहीं पता ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, मैं वो खेल भी नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग दैट जी। गेम। जहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है अगले 1 साल 2 साल 3 साल की, जहाँ पे अर्निंग में कोई रुकावट नहीं दिख रही, पोर्टफोलियो को उधर अलाइन करना है। एंड ऑब्वियसली अगर मोमेंट, एंड साथ में मैं थोड़ा सा टेक्नो फंडा भी करता हूँ, उसके बारे में ऑब्वियसली हम डिटेल में और बात करेंगे किसी दिन और, लेकिन बेसिकली साथ को चार्ट्स और फंडामेंटल्स को जब हम कंबाइन करके चलते हैं, जी। राइट, तो चार्ट हो गया हमारा लिक्विडिटी का एक तरीके से फैक्टर। लिक्विडिटी मतलब कि नए लोग कितने आ रहे हैं मार्केट में, नया पैसा कितना आ रहा है। साथ साथ फंडामेंटल्स हो गया कि भाई कंपनी कैसा कर रही है या ओवरऑल इकोनॉमी कैसा कर रही है। राइट, जी। उन साथ में मिला करके, अब देखिए शायद किसी नए इन्वेस्टर के लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा काम हो जाए कि भाई ये भी करना है वो भी करना है, तो मैं बोलूँगा भाई ज़्यादा नहीं दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आ रहा है ना तो पोर्टफोलियो एलोकेशन अपना मैनेज कर लो। ज़्यादा डर लग रहा है तो भाई कैश में मत जाओ, थोड़ा सा डेट साइड चले जाओ, 50-50 कर लो, 90-10 मत रखो, या फिर बेसिकली एलोकेशन उस तरीके से कर लो अपना डेट और इक्विटी का। जी, अंडरस्टैंड। तो ओवरऑल एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ, मुझे क्या समझ आया। सबसे पहले था कि हमने बात करी निफ्टी को, जो बोल से लोग वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उसको हमने पहले तो 2 टुकड़ों में तोड़ा कि एक्चुअल में अर्निंग कितनी है और पीई कितना है। तो पीई तो हल्का सा ज़्यादा था, अर्निंग भी एक्चुअल में ग्रो ही है, तो उससे तो लगता है धंधों जो बिज़नेस है उन्होंने एक्चुअल में अच्छा धंधा किया है। फिर उसको हमने पैकेट्स में तोड़ा सेक्टर वाइज, और जो टॉप 4 सेक्टर्स थे जिसकी 60% वेटेज थी, उसमें देखा कि मैक्सिमम की अर्निंग जो है वो एक्चुअल में इंप्रूव हो रही है, तो वो धंधा ही अच्छा हो रहा था। तो इसलिए वो जो वैल्यूएशन है वो ऑब्वियसली जस्टिफाइड है कि अगर आज एक बिज़नेस 1 करोड़ कर रहा है, अगले साल वो 10 करोड़ का साल का कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो हम ये नहीं बोलेंगे महंगी होगी, भाई वो बिज़नेस अब ज़्यादा कर रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे सेगमेंट्स की बात करें जो स्मॉल कैप है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, वहाँ पर वो हमें ऐसा लग रहा है कि ये लाइक मतलब थोड़ा डगमगाया वाला काम है, तो वहाँ से आप हट जाइए। और फिर कंक्लूजन ये था कि जो सिप है वो तो वैसे ही कंटिन्यू आप करते रहो, नीचे गिर भी गई और आप इंडेक्स में ही हो तो वो तो आपको NAV वैसी सस्ती मिल जाएगी, तो वो तो फ़ायदा ही हो गया आपका। तो उस टाइम तो हटाने के बजाय थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा कर देना, वैसे मैं रेकमेंड नहीं कर रहा बट और इसके अलावा तो आई थिंक जो पोर्टफोलियो वाला है वो तो आई थिंक शुभम ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि आप शिफ्ट कर सकते हैं उस साइड। शिफ्ट नहीं मतलब हम ये करेंगे, बाकी आप देख लो अपना। बिल्कुल, तो मतलब टू समराइज बेसिकली आज की डेट में चल क्या रहा है, लार्ज कैप रीजनेबली वैल्यूड ठीक है, मतलब महंगा लग रहा है थोड़ा, लेकिन अर्निंग्स भी आ रही है। लेकिन स्मॉल कैप में आज की डेट में ना, जो मैं ऑन द ग्राउंड देख रहा हूँ, मुझे 2 चीज़ें दिख रही हैं। जी। कुछ चीज़ें जहाँ पे ग्रोथ है, बहुत क्रेजी ग्रोथ है, जैसे कि ईवी थीम हो गई, हाइड्रोजन थीम हो गई, डेटा सेंटर थीम हो गई, वाटर प्यूरिफिकेशन, राइट, ये सब चीज़ें जो हम बोलते हैं कि भाई जहाँ पे सब जगह लोग कह रहे हैं इसमें ले लो, इसमें ले लो, इसमें ले लो, इसमें ले लो, राइट, वहाँ पर चीज़ें ग्रोथ बहुत भयंकर है, 50%, 60%, 70% ग्रोथ आ रही है, लेकिन वैल्यूएशन मिल रही है 100 पी, 120 पी, 130 पी। तो जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे स्टॉक इतना, जितनी ग्रोथ होनी उससे भी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो आई डोंट नो, कंटिन्यू रह सकता है, बट थोड़ा सा बबल टेरिटरी लग रही है। और जहाँ पर जो स्टॉक्स हैं वो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर अर्निंग भी नहीं है, राइट। तो मतलब मिडिल ग्राउंड नहीं दिख रहा है ऐसे। अगर मैं आज की डेट में अपनी बात करूं तो मुझे वैसे ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर सस्ता एकदम कौड़ियों के भाव बहुत ही सोना मिल रहा है,
वो अब नहीं मिल रहा भाई, मिल नहीं रहा, ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो अभी बेटर सेफ देन सॉरी, वो वाली स्ट्रैटेजी है स्मॉल कैप में आज की डेट में। अंडरस्टूड। आई थिंक सबके थोड़े डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू शुभम। जय हिंद। थैंक यू।